सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश कुमार पांडे और कहानी है राम सजीवन की मां, जिसके लेखक हैं श्री गोविंद मिश्र। तो आइए सुनते हैं कहानी राम सजीवन की मां। 2 रोज बाद राम सजीवन पांडे के यहां बारात आने वाली। उनकी बड़ी लड़की शांति का ब्याह है। ब्याह की जो और समस्याएं हैं वे अपनी जगह। एक बड़ी समस्या है मऊ जैसी छोटी बस्ती और उसकी ये छुटकी गलियां। मऊ एक पिछड़े प्रदेश के एक छोटे जिले की एक छोटी तहसील है। समय चलता नहीं, रेंगता है यहां। जब से देखा ऐसी ही चली आ रही है यह नगरी। पर तभी दूसरी तरफ फटाक फटाक कितनी नई चीजें आती चली गईं। नल, बिजली, कॉलेज, नॉयलन, ट्रांजिस्टर और अब टीवी, वो भी 2-4 घरों में। भले ही उसमें तस्वीर के नाम पे सफेदी की धुंध तैरती हो, मनुष्य की जगह भूत। ज्यों-ज्यों ये चीजें बढ़ीं, लोगों के दिमाग चढ़ गए। अपने को कुछ ज्यादा ही लगाना, आपाधापी, खींचातानी, फाय फाय। और यहाँ की गलियां ढलान से लुढ़के पानी की पतली धारों सरीखी कहां से कहां लपलपाती चली जाती हैं। आदमी कहीं डूबे और कहीं जाके उतर आए। लेकिन संकरी भी ऐसी हैं कि 4 आदमी भी साथ ना चल सकें। अब इनमें कहां से बारात का प्रवेश हो, कहां वह बिठाई जाए, कहां स्वागत हो। पांडे जी के यहां चर्चा हुई थी कि विवाह धर्मशाला से कर लिया जाए, पर पहलौठी का ब्याह ठहरा, वो भी घर में ना हो। सबको कहने को कि लड़की वाले के घर नहीं है क्या। राम सजीवन के घर से सटा है जटाशंकर का मकान। रस्सियों की पुरानी गांठ जैसे गंस कर बैठ जाती है, वैसे ही पांडे और जटाशंकर की दुश्मनी कठैठ हो गई है। साल से ऊपर हुआ दोनों परिवारों में बोलाचाली नहीं है। बीच में जैसे सूखे पुआल का ढेर धरा है। कोई जलती तीली गलती से भी कहीं गिरी कि भकभका उठेगा। ऐसे में यहीं से ब्याह, माने कि जलती सिगड़ी सर पे रख के नाचना है। शादी के रोज ही कुछ हो गया तो ब्याह आह एक तरफ, लगन मंडप, घर द्वार, गली सब कुरुक्षेत्र बन जाएगा। ब्रह्मा कुछ बिगड़े, कुछ भिनके भिनके रहे होंगे, तब उन्होंने जटाशंकर को निर्मित किया। सफा चट्टा खोपड़ी, नाटी काया, गोल मटोल आंखें चेहरे में धंसी हुई। लेकिन किसी चीज को आड़े नहीं आने दिया जटाशंकर ने। शून्य से शुरू करके मकान खरीदा, आगे का हिस्सा बनवाया, बाजार में एक छोटी मोटी दुकान खड़ी कर ली। तरक्की पसंद है, कई चीजों के कायल हैं, मिलनसार एकदम नहीं है। शादी ब्याह में भी गए तो जैसे हाजिरी लगाने ही एक किनारे उखड़े उखड़े बैठे रहेंगे और फट से वापस। हर पोर दुनियादार, घर दुकान के अलावा न कुछ जानते हैं न जानने लायक समझते हैं। सब कुछ सूखा है उनके यहां। रोब को बहुत जरूरी मानते हैं, इसलिए ऊपर उठी मूछें, आंखें सीधा देखती हुई। शरीर कभी कसरतिया था, अब थोड़ा थुलथुलाए रहा है। दूसरी तरफ राम सजीवन है, साधारण मड़ई। उनके यहां कुछ विशेष नहीं सिवाय 5 बच्चों के, जो उन्हें पता भी नहीं चला और एक पर एक आंगन में उतरते चले आए। और अब राम सजीवन उन्हीं में पस्त हैं। ऊपर से 3 लड़कियां 1-1 साल के अंतर पर, तीनों एक साथ शादी के लिए तैयार खड़ी। पिछले 2 वर्षों से राम सजीवन या तो सत्तू पिसान बांधे घर वर की तलाश के लिए निकल रहे होते हैं, या फिर लड़के वालों के नखरों से लहू लुहान लौट रहे होते हैं। जाकर किसी तरह एक तय हो पाया है, यह निर्व्याध ही निपट जाए तो आगे के लिए नाम बने। मगर इसमें ही कुछ बखेड़ा हो गया तो आगे लोग इसी बात को लेकर बिचका करेंगे। जटाशंकर राम सजीवन युद्ध प्रकरण आरंभ हुआ था जब राम सजीवन की मां जीवित थी। जटाशंकर के मकान का आगे का हिस्सा बन चुका था। चबूतरा
राम सजीवन के चबूतरे से ही मिला, उसी लंबाई और चौड़ाई में एक छोर तक फैला हुआ। राम सजीवन की मां उम्र 4 बीसी के ऊपर तो पहुंच ही गई थी। चबूतरे पर जटाशंकर वाले हिस्से पर ही बैठती, वह भी एकदम इधर वाले कोने पर जो जटाशंकर की बकरी के बंधने के लिए था। जैसे कोई जन्म जन्मांतर का लगाव था उन्हें जटाशंकर की बकरी से, कि इस कोने तक घिसटती हुई आती और बकरी से ही सट कर बैठती। कोई उठने या थोड़ा सरकने को ही कह दे तो 10 गालियां। राम सजीवन की मां का दोष नहीं था। ब्याह कर वे मऊ इसी घर में आई थीं। तब ये 2 घर नहीं, एक घर के 2 आंगन थे। जो अब जटाशंकर का हिस्सा है, वहां आंगन में एक मोटा नीम का पेड़ होता था, इसलिए वह नीम तरे वाला आंगन कहलाता था। नीम की पत्तियां ऊपर झरर झरर बहा करती। गर्मियों में तो जैसे पेड़ के लंबे लंबे हाथ दोनों तरफ दूर तक पंखा झलते थे। तंगई में इधर का हिस्सा जटाशंकर को बिक गया। जिस दिन पेड़ काटा जाने लगा, राम सजीवन की मां बदहवास सी जटाशंकर के पास भागी भागी गई और बोली, कुल्हाड़ी ना चला जटाशंकर भैया रे, ये हमारे अजिया ससुर आए जे हमें तुम्हें सब खां संभारे रहत भैया, इन्हें बने रहन देओ। जटाशंकर हंसकर रह गए थे। ये बड़े बूढ़े भी किस भाषा में बात करते हैं। पेड़ ना कटेगा तो जगह कैसे निकलेगी, घर कैसे बनेगा। राम सजीवन की मां, पीला पीला रंग, मैले कुचैले कपड़े, सींक सी लंबी काया, ताक के झूलते मांस से लटकती एक बड़ी लौंग, सोने की कील जो इस घर की बहुएं एक के बाद एक पहनती आ रही थीं। कील इतनी बड़ी और पुरानी थी कि वही वह दिखती, चेहरा रंग सब छुप जाते। कील से अलग उनकी कोई पहचान नहीं। वे राम सजीवन की मां नहीं, मनुष्य नहीं, कुछ और दिखती। जैसे समय के प्रवाह का कोई टुकड़ा पीछे छूट गया था और सामने छिका पड़ा था, किसी धूल भरी बस्ती की कोई बहुत ही पुरानी तलैया। बुढ़ापे में ज्यों-ज्यों उनकी शक्ति क्षीण होती चली गई, यह इसका, यह उसका, वह किसका, यह पहचान लुप्त होती चली गई। बकरी के पास जटाशंकर वाले चबूतरे पर उनके बैठने में आपत्ति होती है, यह बात ही उनके समझ में नहीं आती थी। चबूतरा चबूतरा है। रोज रोज की चिक चिक से बचने के लिए यही ठीक समझा गया कि चबूतरे पर एक दीवार उठा दी जाए। पहली ईंट रखते ही तूफान उठ खड़ा हुआ। जटाशंकर की तरफ की 2 अंगुल जमीन दब रही थी। जटाशंकर आग बबूला हो गए। वे बार बार 2 अंगुल नाप कर बताते, कभी डोर को सूद खींच कर दिखाते। उनकी दीवार अंगोटी जा रही है। जो इस तरह दीवार उठाई गई तो गणासा चल जाएगा। आखिर पूरी ईंट राम सजीवन की तरफ रखी गई। दीवार उनकी मां के कारण ही उठानी पड़ रही थी। जब तक दीवार उठ ना गई, दोनों तरफ के परिवार अपनी अपनी तरफ जमे खड़े रहे, एक एक ईंट का मसाले पर रखा जाना देखते रहे। वह दीवार क्या, दीवार जैसी एक आड़ सी, और वह भी बाहर चबूतरे पर उठी थी। पर वर्षों से जो स्नेह धारा दोनों घरों में आर पार प्रवाहित होती रहती थी, उसे उसने 2 अलग अलग तरफ छींक दिया। दीवारें घर बनाने के लिए उठाई जाती हैं, वे ही आदमी आदमी के बीच दीवारें बन जाती हैं। जटाशंकर की लड़की रमा और राम सजीवन की शांति दोनों साथ खेलती बड़ी हुई थी। घंटों, यह इस घर में तो वह उस घर में। रमा के गुड्डे की बारात शांति के यहां आती, मोहल्ले की दूसरी लड़कियों को न्योते जाते, और फिर गाते खेलते होता ब्याह। कार्तिक स्नान के लिए बड़े सवेरे दोनों साथ साथ जाती, परिवार के जत्थों के पीछे पीछे, पर उससे अलग अपनी दुनिया में खुसुर फुसुर करती हुई बातें खत्म ही ना होने को आए। वे ही अब एक दूसरे से आंखें चुराने लगी थीं। घरों में लड़ाई तो उनमें भी। राम सजीवन की मां अब मजबूरन चबूतरे पर अपनी तरफ ही बैठती।
पर दीवार से सटकर ही। वे बकरी के लिए हींडती थीं। बीच बीच में आगे सरक कर दीवार के इस पार झांक के वे जी भरकर उसे देख लेती और फिर बड़बड़ाने लगती, मर्दुअन को नाश हो जाए, नाश पीटन ने हमें घर से निकाल दो, चौतरे पे हमें नहीं बैठन देत, जे दुष्टी। वे लगातार अपनी कमजोर शरीर से दीवार को मारती रहती, जैसे ठोकर दे देकर उसे गिरा देना चाहती हूं। उन्हें कोई नहीं देखता था, जैसे दीवार पर किसी मुस्तकबिल धब्बे को कोई गौर नहीं करता। उनके होने बकर बकर करने के अभ्यस्त थे सब। चबूतरे की दीवार उठने के बाद वे बहुत नहीं चली। मरते समय उनके लिए समय की रेखाएं मिट गई थीं। वे एकदम पीछे लौट गई थीं। जहां फिर वे थीं, उनकी सास थीं, वही नीम का पेड़, नीम तरे वाला आंगन और आंगन में वही कच्ची कोठरियां। वे अपनी सास से बोली, भाई कल रात खां बहुत हवा चली, जाने कहाँ को कूड़ा कचरा घर में आ गओ, हम अब है हाल झाड़ देत। कौन सा कूड़ा कचरा झाड़ देना चाहती थी वे। साफ करने के लिए झाड़ू उठाने झटके से उठी और उठते उठते ही लुढ़क गई थी। समस्या अगर राम सजीवन की मां भर की होती तब भी खत्म हो जानी चाहिए थी, पर समय के उस टुकड़े में वे बहाना थीं तो दूसरे में दूसरे बहाने उठ खड़े हुए। राम सजीवन पांडे ने अपने पीछे का हिस्सा तब उठवाया जब जटाशंकर का पूरा परिवार बाहर गया हुआ था। कच्चे को गिराकर पक्की अटारी और ऊपर छत। अटारी की दीवार को बौछार से बचाने के लिए स्लैब की पट्टी आगे निकाली गई, जो अब सीधा ले जाई गई तो थोड़ी नीम तरे वाले आंगन के ऊपर भी आ गई। जब तक ऊपर वहां तक जटाशंकर वाला हिस्सा न उठता तब तक कोई परेशानी न थी, पर जटाशंकर जैसे ही लौट कर आए तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें वह पट्टी दिखा दिखा कर नमक मिर्च लगाते हुए आगा पीछा समझाकर अपने पड़ोसी धर्म का पालन किया। जटाशंकर फनफना उठे, गणासा लेकर बाहर निकाल आए। खून खराबा हो जाएगा आज। पीठ पीछे उनकी जमीन दबा ली राम सजीवन ने। बड़े बूढ़ों ने बीच बचाव किया, रे भैया जब भी उधर का हिस्सा उठवाओगे पट्टी पर उतना टुकड़ा या तुम्हारी स्लैब से मिला दिया जाएगा या काट दिया जाएगा। राम सजीवन पांडे मानते हैं इस बात को। मुश्किल मुश्किल से संभाल में आए जटाशंकर। उस समय तो शांत हो गए, पर मन में जो शूल बैठ गया था वह बराबर गड़ता रहा। अपने आगे वाले हिस्से में छत पर जानबूझकर उन्होंने एक पेशाब घर राम सजीवन के घर की तरफ बनवा डाला। उसकी दीवार पांडे की दीवार के ठीक ऊपर टांग दी। बेचैनी फिर भी ना गई। राम सजीवन की अटारी से निकली और उनके आंगन पर झूलती वह पट्टी उन्हें बराबर चढ़ाती होती। मन होता कि नीचे से चाहे बेवजह ही सही एक दीवार ऊपर उठाते ले जाएं, जो उस पट्टी से टकराए उसे तोड़ती हुई ऊपर निकल जाए। पर पीछे का बनवाना लंबा चौड़ा कार्यक्रम था। कम से कम एक पर एक 2 कमरे उठें तब कहीं छत जाकर उस पट्टी को छू पाएगी। इतना रुपया कहां था। आगे का तो सिर्फ एक कमरा और छत, इतना ही मामला था, सो उठवा डाला था। राम सजीवन की पट्टी का वह टुकड़ा उनके आंगन के हिस्से में जो आकाश आता था उसे दाबे था। उनके पूरे घर को उन्हें दाबे हुए था, जैसे उसने उनका पूरा विकास अवरुद्ध कर रखा था। जटाशंकर से ना रहा गया। एक दिन उन्होंने राम सजीवन को चेतावनी दे डाली कि उनके पीछे का हिस्सा जब उठेगा तब उठेगा। 2 महीने के भीतर भीतर इस पट्टी को तोड़वा दें, वरना वे एक दिन खुद ही आरी और हथौड़ी लेकर चढ़ जाएंगे और साले को काट के गिरा देंगे। राम सजीवन की पूरी स्लैब चटकती है तो चटक जाए, किसी ने इनक पिनक की तो गणासा चल जाएगा। उधर 2 माह पूरे हुए और इधर राम सजीवन पांडे के सिर पर लगन आ गई, शांति का ब्याह। इसके आगे किसी को क्या दिखे। यह तैयारी वह तैयारी नई नई मोटी लहर की तरह उठती आती है और थोड़ी देर के लिए सबको धर दबोचती है। जब तक उससे उबरे तो दूसरी सामने।
पर राम सजीवन के परिवार के सभी सदस्यों के भीतर धुकधुकी चलती रहती है। जटाशंकर का खर दिमाग पता नहीं कब क्या कर बैठे। कौन जाने वो बारात के सामने ही पट्टी को गिराने लगे। कोई मुंह पर बात नहीं लाता, पर भीतर भीतर सब सहमे हुए हैं। द्वार 4 वाले दिन शाम को गली में सफाई होनी शुरू हो गई और किराए के फर्श, तख्त, कुर्सियां आदि आने लगे। ढुलाई वाले जल्दी जल्दी सामान को कहीं भी पटक कर चल देते। एक बार तो किसी ने कुछ कुर्सियां जटाशंकर के चबूतरे पर भी चढ़ा दी। इत्तेफाक से वह राम सजीवन की नजर में आ गया। भागे भागे गए और कुर्सियां फौरन हटाईं। फिर एक लड़के को सिर्फ इसी काम के लिए लगा दिया कि देखता रहे कि जटाशंकर का चबूतरा न छू जाए। सामने वाले घर के चबूतरे पर गलीचा बिछा, एक तरफ सोफा और पीछे 4 कुर्सियां डाल दिए गए। उसके बगल वाले और पांडे जी के घर के बगल वाले दूसरे घर के 2 चबूतरों पर लग नहीं सकती थीं, क्योंकि वहां तो द्वार 4 के समय औरतें खड़ी होंगी। दूसरे घर जो थे वे दूर पड़ते थे। स्वागत सत्कार की सुविधा के लिए बारातियों को पास बिठाना जरूरी था, इसलिए बाकी कुर्सियां गली में ही एक एक की लाइन में लगा दी गईं। राम सजीवन का मकान, इधर का मकान, सामने के 2 मकान, गली का वह हिस्सा सजे हुए दिख रहे थे। धरती के उस चौराहे में जटाशंकर का मकान ही अटपटा सा बासी बासी दिख रहा था। द्वार 4 के लिए बारात आई तो सब घरों की औरतें अपनी छतों पर निकल आईं। आदमी लोग बाहर गली में उतर आए। कुछ जटाशंकर के चबूतरे पर चढ़ गए। पतली सी वह गली बैंड बाजों के शोर और भीड़ भाड़ से भर उठी थी। थोड़ी देर तो जटाशंकर अपने घर के बाहर वाले कमरे में बैठे रहे। फिर मन न लगा तो वे भी बाहर अपने चबूतरे पर निकल आए और चबूतरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए। बारात अब दरवाजे पर थी। पास के घरों के सभी आदमी राम सजीवन की तरफ से स्वागत सत्कार के काम में लग गए थे। कोई बारातियों को माला पहना रहा था तो कोई सुगंधित इत्र चंदन लगा रहा था। सिर्फ जटाशंकर ही उस तरह अलग थलग खड़े थे। जटाशंकर की नजरें ऊपर अपनी छत पर गईं तो देखा बाकी औरतें, लड़कियां तो बारात को देख रहे हैं। उनकी छोटी बेटी गायत्री बारात का तमाशा छोड़ सिर्फ उन्हें देख रही। क्या था 12 साल की उस बच्ची की नजरों में? हर्ष, विषाद, कुछ भी तो नहीं। एक अजीब तरह का सूखापन, ऐसी निस्संगता जो उस खुलती उम्र में भयावह लगती थी, जैसे अभी से वह उस संसार को अस्वीकार करती हो जिसमें उसे फेंक दिया गया था। या उन निगाहों में एक प्रश्न था, कल के दिन उसके विवाह पर भी बारात ऐसे ही और इसी जगह आएगी? जटाशंकर पूर्ववत सामने की हलचल देखने लगे, पर ऐसा लगा जैसे गायत्री की दृष्टि उन्हें बराबर बींध रही हो, उनकी पीठ से चिपक कर रह गई है। चोरी चोरी एक बार वे फिर ऊपर तक गए। लड़की अब भी उन्हीं को देखे जा रही थी, सिर्फ उन्हें। पिता को अपनी तरफ देखते पाकर भी उसने इधर उधर देखना शुरू नहीं किया, उन्हीं को घूरती चली गई। जटाशंकर खलबला गए, जैसे टुकड़ा टुकड़ा हुए जा रहे हों। थोड़ी देर झेलते रहे, पर बहुत टिक ना सके। अंत में एक झटके से नीचे भीड़ में उतर गए। एक लड़के के हाथ से गुलाब जल दानी छीनी और फटाफट लोगों पर इधर उधर कहीं भी छिड़कने लगे। शुभ चिंतक पड़ोसी सख्ते में आ गए। जटाशंकर और एक ने भीड़ का फायदा उठाकर जाकर फुसफुसा भी दिया, गणासा। जटाशंकर ने सुनी अनसुनी नहीं की, बोले, तनिक बिटिया की डोली उठ जान दे। गणासा फिर चली है, चौकस चली है, और जैसे नशे में लाठी सी भांजते भड़ भड़ गुलाब जल छिड़कते हुए भीड़ को चीरते हुए चले गए, इस छोर से उस छोर तक। रात ठीक से नींद नहीं आई जटाशंकर को। एकदम पड़ोस में ब्याह, रोशनी और शोरगुल, ऊपर से मन में जाने क्या क्या उखाड़ पछाड़ मचा था। उनके परिवार से कोई विवाह में शामिल नहीं हुआ।
वैर भाव अब तक सभी का स्वभाव बन चुका था। कोई जाना भी चाहता हो तो इस स्वभाव को कैसे लांघे? लांघ भी जाए तो जटाशंकर। पर वे जो स्वयं स्वागत सत्कार में उतर गए थे, सो बड़े सवेरे ही विदा थी। कल शाम रोशनी रौनक थी, कैसा भरा भरा लग रहा था। वहीं अब उजाड़ उजाड़ सा। फासला सिर्फ एक रात का, लेकिन सब कुछ उलट गया। विदा के बाजे बजने लगे थे। पास पड़ोस के आदमी औरतें चबूतरों पर जमा होने लगे। जटाशंकर के परिवार के लोग भी बाहर अपने चबूतरे पर आ गए, पीछे पीछे जटाशंकर भी। शांति बिलख बिलख कर रो रही थी, जैसे उसका अभिन्न कुछ जबरदस्ती उसके जीव से बाहर निकाला जा रहा हो। वह निकल नहीं रही थी तो उसे एक तरह से ढकेला जा रहा था। बाहर की तरफ मुड़ मुड़कर कभी वह इससे जा चिपटती, कभी उससे। चबूतरे पर दोनों छोटे भाई और राम सजीवन खड़े थे। पहले वह भाइयों को चिपटाए रोती रही, फिर राम सजीवन से जा लगी। बाप ने करेजा पक्का कर बेटी को आगे बढ़ाया। शांति धीरे धीरे घर का चबूतरा उतर गई। दो औरतें उसे दोनों ओर से पकड़े हुए अब गली में आगे बढ़ा रही थीं। ऊपर सड़क की तरफ जहां बस खड़ी थी, गली में 10-15 कदम कि एकाएक शांति औरतों से खुद को छुड़ाकर पीछे को दौड़ गई। जटाशंकर का चबूतरा हिल उठा, हाहाकार मच गया। कब की दबी भावनाएं। शांति जटाशंकर के चबूतरे पर चढ़ गई थी। रमा, बचपन की सहेली, रमा की मां, काकी, छोटी बहन गायत्री एक एक से चिपट कर बुक्का मार मार कर रो रही थी। शांति उससे ज्यादा बिलख बिलख कर रोना दूसरी तरफ का। साथ चलने वाली औरतें शांति को अलग करने में लगी थीं। बेटी धीरज रखो, 1 महीने में ही तो लौट आना है, देर हो रही है, चलो बाराती लोग बस में बैठ गए हैं। शांति ने स्वयं को संभाला तो सामने जटाशंकर आंखें पोंछते हो। बांध फिर टूट गया। काका! चिल्लाती हुई शांति जटाशंकर से जा चिपटी। नए सिरे से फिर रोना आने लगा था। अपने इस अड़ियल काका का स्वभाव शांति जानती थी। काका ने कल स्वयं बारातियों पर गुलाब जल छिड़का था, यह भी उसने सुना था। जटाशंकर ऐसे रोए जैसे जीवन में कभी न रोए थे। औरतों ने शांति को उनसे किसी तरह अलग किया। आंसू पोंछती शांति एक पल को जटाशंकर को देखती रही। आंसू से तरबतर चेहरा, धुली हुई आंखें। काका धीरे से फिर निकला। कैसा स्वर, निगाहें क्या क्या कहती हुई कि तभी उसे परे खींच लिया गया। वे कुछ क्षण किसी धुंध सी कहीं से उठ बैठी और सबको अपनी लपेट में लिए चली गई। कौन सा रहस्य जिसने एकाएक उठकर सबको बांध लिया था? जटाशंकर सोए थे या जाग रहे थे, या बीच की किसी अवस्था में थे? शांति चली गई। जटाशंकर उदास चबूतरे पर बैठ गए। बैठे रहे। पिछली रात छत के ऊपर से घूरती गायत्री और आज शांति, दोनों एक के बाद एक सामने आकर झूलने लगी। दोनों की निगाहें धागों सी तंती चली जाती, तंती जाती। आगे जाकर उन धागों की एक चादर सी बुनती दिखाई दी। चादर की जगह फिर राम सजीवन की मां की छाया उठ खड़ी हुई थी और सामने लहराने लगी सींग सी लंबी काया, नाक पर बड़ी लौंग। फिर सब कुछ बह गया। ऊपर टंगे थे कुछ स्वर, पूर्णा करो पूरन माई, पूर्णा करो पूरन माई। कुछ औरतें देवी पूजने जा रही थीं गाती हुई, पूर्ण करने वाली मां पूरा करो हमें।
वही प्रार्थना, वही स्वर जिन्हें जटाशंकर बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, अर्थ जरूर वे आज समझे। कैसा आश्चर्य कि क्या क्या नया आ गया इस बीच, क्या क्या बह गया, पर ये स्वर ये ठहरे रहे। उन्हें लगा राम सजीवन की मां हैं, हमेशा थीं, हमेशा रहेंगी। तो ये थी कहानी राम सजीवन की मां। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है।